हेलो स्टूडेंट्स, वीडियोज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो फिजिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र है मैकेनिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लोरेंज रूपांतरण का महत्वपूर्ण परिणाम इम्पोर्टेंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का आज हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी लोरेंज रूपांतरण के लिए हमने समीकरणें जो हैं वो व्युत्पत्ति की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे लोरेंज रूपांतरण के महत्वपूर्ण परिणाम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई में संकुचन या लोरेंज फिट्जेरल्ड संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और लोरेंज फिट्जेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र S है। इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कोई छड़ जो है वो प्लस x दिशा में एक समान वेग v से गतिशील है। अब हम एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश की कल्पना करते हैं। निर्देश तंत्र S डैश जो है वह भी निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गतिशील है। चूंकि छड़ तथा निर्देश तंत्र S डैश दोनों प्लस x दिशा में एक समान वेग v से गतिशील हैं, इसलिए निर्देश तंत्र S डैश में छड़ स्थिर अवस्था में प्रेक्षित होगी तथा इसके सिरों की स्थिति का मापन समय पर निर्भर नहीं होगा। अतः निर्देश तंत्र S डैश में मापित लंबाई सदैव समान प्राप्त होगी। अतः निर्देश तंत्र S डैश में मापित छड़ की लंबाई सदैव समान प्राप्त होती है। इसलिए निर्देश तंत्र S डैश छड़ के लिए उपयुक्त या उचित निर्देश तंत्र कहलाता है तथा इसमें मापित लंबाई L0 उपयुक्त या उचित लंबाई कहलाती है। तो हमने यहाँ कहा है, एक बार इसको चित्र से समझ लेते हैं। हमने कहा हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं, निर्देश तंत्र S और निर्देश तंत्र S डैश। ठीक है, निर्देश तंत्र S में छड़ जो है हमने मान लिया इस छड़ की लंबाई जो है वो L प्रेक्षित होती है। ठीक है, तो हमने कहा ये जो निर्देश ये छड़ जो है ये x दिशा में v वेग से गतिशील है। इसी प्रकार एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश भी क्या कर रहा है, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गतिशील है। तो जब छड़ और निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष एक समान वेग v से गतिशील है और एक ही दिशा में गतिशील है, इस कारण निर्देश तंत्र S डैश में छड़ जो है वो स्थिर प्रेक्षित होती है। ठीक है, चूंकि निर्देश तंत्र S डैश में छड़ स्थिर प्रेक्षित होती है, इसलिए इसके सिरों की स्थिति का मापन यदि निर्देश तंत्र S डैश में करते हैं तो यह समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि निर्देश तंत्र S डैश में छड़ जो है वो कैसी स्थिर प्रेक्षित होती है। ठीक है, इसलिए निर्देश तंत्र S डैश जो है वो इसके लिए क्या होता है, उपयुक्त निर्देश तंत्र, उचित या प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब हम बात करें निर्देश तंत्र S डैश में जो छड़ की लंबाई मापी जाती है, क्योंकि निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष छड़ स्थिर है, इसलिए इसकी लंबाई यदि हम निर्देश तंत्र S डैश में मापें तो इसकी लंबाई को हम उपयुक्त या उचित लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा निर्देश तंत्र S, इसको हमने नाम दे दिया प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने मान लिया कि निर्देश तंत्र S डैश में इस छड़ के सिरों की स्थितियां जो हैं वो x1 डैश और x2 डैश हैं। ठीक है, और निर्देश तंत्र S में इसके सिरों की स्थितियां x1 और x2 हैं। इसमें इसकी लंबाई जो है वो हमने L0 माप ली और निर्देश तंत्र S में प्रेक्षित लंबाई हमने L मान ली। तो हमने कहा माना निर्देश तंत्र S में जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, एक ही समय, क्योंकि दोनों जो सिरों की स्थितियों का मापन एक ही समय पर किया जाएगा, एक ही समय पर छड़ के सिरों की स्थितियां, मापित स्थितियां x2 तथा x1 है, जिससे S में मापित लंबाई L इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमने कहा ये L हमको निकालना है, तो इस पूरी लेंथ में से हम ये वाली लेंथ जो है ये घटा देंगे, तो ये हो गया L इक्वल्स टू x2 माइनस x1, जहाँ T2 इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू हमने T ले लिया। इसी प्रकार
निर्देश तंत्र एस डैश जिसमें छड़ स्थिर प्रेक्षित होती है, दोनों सिरों की स्थितियाँ x2 डैश व x1 डैश है, तो छड़ की उपयुक्त लंबाई L0 इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश। ये हमने निर्देश तंत्र एस डैश की में छड़ की मापित लंबाई कैलकुलेट कर ली। अब हमने कहा लोरेंज रूपांतरण समीकरण से x2 डैश इक्वल्स टू गामा x2 माइनस VT2 तथा x1 डैश इक्वल्स टू गामा x1 माइनस VT1। तो हमने कहा हमको निकालना है L0, तो हमने कहा L0 जो है L0 इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश। x2 डैश की जगह हमने ये वैल्यू रख ली, x1 डैश की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख ली, दोनों वैल्यू रखें, वैल्यू रखकर सोल्व करें तो गामा इक्वल्स टू x2 माइनस x1, जहाँ गामा जो है वो 1/√1 माइनस v² अपॉन c² है। तो हमने कहा L0 जो है L0 इक्वल्स टू गामा L। गामा L क्यों? जो ऊपर हमने लिखा था कि L हमारे पास कितना था, L था x2 माइनस x1। L जो था ये देखिए ऊपर L इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो यहाँ जो x2 माइनस x1 आया, इस x2 माइनस x1 की जगह हमने क्या रख लिया, L रख लिया। तो गामा की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, तो L0 इक्वल्स टू L अपॉन √1 माइनस v² ऊपर c²। कैलकुलेट हमें करना था L, अतः S निर्देश तंत्र में प्रेक्षित लंबाई L इक्वल्स टू, तो इसको उठाकर इधर ले गए, तो L इक्वल्स टू L0 √1 माइनस v² अपॉन c²। तो हम जानते हैं कि √1 माइनस v² अपॉन c² का मान सदैव 1 से कम प्राप्त होता है। इसलिए अतः तंत्र S में v वेग से गतिशील छड़ की गति की दिशा में मापित लंबाई उपयुक्त लंबाई L0 के सापेक्ष संकुचित प्रेक्षित होती है। तो हमने कहा √1 माइनस v² अपॉन c² का मान सदैव 1 से कम प्राप्त होता है ना? तो इसलिए हम कह देंगे L इज ऑलवेज लेस देन L0। ठीक है, इसलिए निर्देश तंत्र S में मापित लंबाई उपयुक्त लंबाई से हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। इसलिए निर्देश तंत्र S में मापित लंबाई उपयुक्त लंबाई L0 के सापेक्ष संकुचित प्रेक्षित होती है। यदि छड़ की लंबाई का मापन गति की दिशा के लंबवत किया जाए, गति इस तरफ हो रही है और छड़ हमारे पास यूं है, ठीक है, तो किया जाए तो कोई संकुचन प्रेक्षित नहीं होगा। तो इस स्थिति में कोई संकुचन प्रेक्षित नहीं होगा। इस प्रकार हमने कहा एक वर्ग की भुजा गति की दिशा में छोटी प्रेक्षित होगी तथा यह आयताकार प्रेक्षित होगी व एक वृत्त दीर्घवृत्त के रूप में प्रेक्षित होगा। ये हमने चित्र में प्रदर्शित किया। तो गति हमारे पास इस दिशा में हो रही है, ये इस दिशा में, ठीक है, तो सिर्फ ये जो साइड है ये हमें संकुचित प्रेक्षित होगी, गति की दिशा के लंबवत कोई संकुचन नहीं होगा। तो ये रिड्यूस होकर छोटी हो जाएगी, छोटी होकर वर्गाकार जो है वो हमें आयताकार में प्रेक्षित होगा। वृत्ताकार की यदि हम बात करें तो ये वृत्ताकार है, गति की दिशा ये है, तो ये जो है ये संकुचित हो जाएगा, बाकी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये संकुचित हो गई, ये जो है उतनी ही रहती है, यहाँ पर हमें संकुचन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कालावधि, टाइम डिलेशन। ठीक है, तो हमने कहा माना निर्देश तंत्र एस डैश में एक ही नियत स्थिति पर दो घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो एक इसको समझे उससे पहले एक और एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हमने कहा यहाँ पर हम दो घटनाओं की बात कर रहे हैं। दो घटनाओं का मतलब ये जो है घड़ी की टिक टिक से है, या कोई भी हम दो घटनाएं ले लेते हैं। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए हमने कोई एक घड़ी ली, घड़ी जैसे हम सुनते रहते हैं घड़ी के अंदर जब घड़ी चलती है तो टिक 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 की आवाज़ आती है। तो हमने कहा दो घटनाएं, मतलब एक घटना घड़ी की पहली टिक और दूसरी घटना घड़ी की दूसरी टिक।
तो हमने कहा माना निर्देश तंत्र एस डैश में एक नियत स्थिति 2 पर दो घटनाएं जैसे घड़ी की टिक टिक के मध्य समय अंतराल टो जीरो है। ठीक है, हमने कहा एक निर्देश तंत्र एस है, निर्देश तंत्र एस में वह घड़ी या घटना स्थिति v वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ तीन चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा एक बस है, बस में एक व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति ने घड़ी बांध रखी है। ठीक है, और बाहर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। तो बस क्या है, गतिशील है, तो बस जो है वो निर्देश तंत्र एस का काम करेगी। ठीक है, और जो घड़ी है वो उन घटनाओं का काम करेगी। और बाहर कोई व्यक्ति बैठा है, सॉरी, बाहर जो कोई व्यक्ति खड़ा है वो निर्देश तंत्र एस के समान व्यवहार करेगा, उसको हम निर्देश तंत्र एस मान लेते हैं। और जो बस है वो हमारी निर्देश तंत्र एस डैश हो गई। तो हमने कहा निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एस डैश, मतलब जो बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष बस जो है वो एक दिशा में प्लस एक्स दिशा में v वेग से गतिशील है, और उसमें कोई व्यक्ति बैठा है वो भी इस निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील होगा, परंतु एस डैश में कैसे होगा, वो स्थिर प्रेक्षित होगा, बस के सापेक्ष वह स्थिर प्रेक्षित होगा। तो हमने कहा तंत्र एस डैश में, इसलिए जो घड़ी है ये निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष कैसी होगी, स्थिर प्रेक्षित होगी। तो हमने कहा एस डैश में एक नियत स्थिति पर, तो स्थिर है इसलिए कैसी होगी उसकी स्थिति, नियत होगी। नियत स्थिति पर दो घटनाओं जैसे घड़ी की टिक टिक के मध्य समय अंतराल हमने टो जीरो ले लिया। तंत्र एस डैश में दोनों घटनाएं सम स्थिति पर होती हैं, कोलोकल मतलब एक ही स्थिति पर घटित होती है। तंत्र एस डैश इन घटनाओं के लिए उपयुक्त या उचित निर्देश तंत्र कहलाता है यदि इन घटनाओं का प्रेक्षण एक अन्य निर्देश तंत्र एस में लें जिसके सापेक्ष घड़ी या घटना स्थिति v वेग में प्लस x दिशा से गतिशील है। तो निर्देश तंत्र एस में दोनों घटनाएं जो हैं वो सम स्थिति पर प्रेक्षित नहीं होती हैं। ठीक है, तो निर्देश तंत्र एस में कैसे होगा, एस में जो एक टिक है वो यदि यहाँ बोला तो ये v वेग से गतिशील है, एक यहाँ बोलता है तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो दोनों घटनाएं एक ही स्थिति पर घटित नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने कहा इस निर्देश तंत्र एस में दोनों घटनाओं की स्थितियां सम स्थिति पर प्रेक्षित नहीं होती हैं। तो हमने कहा निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष ये एक घटना यहाँ घटित हुई, ये v वेग से गतिशील है। तो हमने कहा कुछ समय बाद घड़ी यहाँ पहुँच जाएगी, तो पहला टिक यहाँ, दूसरा टिक यहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए हमने कहा इस निर्देश तंत्र एस में दोनों घटनाएं सम स्थिति पर प्रेक्षित नहीं होती हैं। तो ये हमने कहा, ये सी फॉर क्लॉक ले लिया हमने। क्लॉक जो है वो एस निर्देश तंत्र में v वेग से गतिशील है, और एस डैश जो एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। तो इसमें ये जो घड़ी है ये स्थिर प्रेक्षित होती है। तो हमने कहा माना उपयुक्त निर्देश तंत्र एस डैश में ये दोनों घटनाएं घड़ी की टिक टिक एक्स डैश x1 डैश स्थिति पर t1 डैश तथा t2 डैश समय पर प्रेक्षित होती है। अतः उचित समय अंतराल टो जीरो इक्वल्स टू t2 डैश माइनस t1 डैश। ये घटनाएं निर्देश तंत्र एस में जिसके सापेक्ष निर्देश तंत्र एस डैश v वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है, t1 तथा t2 समयों पर प्रेक्षित होती है। इनकी स्थिति समान प्रेक्षित होगी। ये जो दोनों घटनाएं हैं निर्देश तंत्र एस में जिसके सापेक्ष निर्देश तंत्र एस डैश v वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है, t1 तथा t2 समय में प्रेक्षित होती है। तो देखो निर्देश तंत्र एस डैश में स्थिति दोनों की एक ही रहेगी, हमने ले लिया x1 डैश। पहली घटना t1 डैश समय पर हुई, दूसरी घटना t2 डैश समय पर हुई, तो इनके मध्य समयांतराल उचित समयांतराल टो जीरो इक्वल्स टू t2 डैश माइनस t1 डैश। ये घटनाएं निर्देश तंत्र एस में t1 तथा t2 समय पर प्रेक्षित होती है। इनकी स्थिति समान प्रेक्षित नहीं होती है, ये दोनों घटनाएं अलग अलग स्थितियों पर प्रेक्षित होती है। अतः निर्देश तंत्र एस में इन घटनाओं के मध्य समयांतराल टो इक्वल्स टू t2 माइनस t1। तो हमने कहा लोरेंज रूपांतरण समीकरण जो चौथी थी
T1 इक्वल्स टू गामा T1 डैश प्लस V x1 डैश सी स्क्वायर इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू गामा T2 डैश प्लस V x2 डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो हमने लिए हैं ये प्रतिलोम लोरेंज रूपांतरण है। प्रतिलोम लोरेंज रूपांतरण का मतलब निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष एस में रूपांतरण लिया। ठीक है, गामा हो गया 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूंकि घड़ी निर्देश तंत्र एस डैश में एक ही स्थान पर है इसलिए x2 डैश इक्वल्स टू x1 डैश इक्वल्स टू x डैश। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने कहा टो इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू गामा T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल्स टू गामा टो जीरो। तो टो इक्वल्स टू टो जीरो √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालना हमें टो था। अब हमने कहा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सदैव एक से कम होता है इसलिए टो इज ग्रेटर देन टो जीरो प्राप्त होता है। इसका मतलब निर्देश तंत्र S में प्रेक्षित समय सदैव निर्देश तंत्र S डैश में प्रेक्षित समय जो कि उचित समय अंतराल होता है उससे अधिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र S डैश में स्थित घड़ी के सापेक्ष कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थित घड़ी जो उपयुक्त तंत्र में गतिशील है सदैव धीरे चलती या सुस्त चलती प्रतीत होती है। इस प्रकार C2 के उपयुक्त निर्देश तंत्र में C1 गतिशील प्रेक्षित होगी, C2 की